स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उन सब की बात करेंगे। पहले तो मास और वेट में क्या फर्क होता है। मास होता है फोर्स, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो मास ऑफ बॉडी, सारी टर्म्स ही क्लियर होनी चाहिए, 9th में पढ़ी हुई है आपने। मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर है वो कौन बताता है, मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज्यादा है मतलब उसमें मैटर की क्वांटिटी, मैटर की वैल्यू ज्यादा होगी उस बॉडी में। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वेट और मास में फर्क है। वेट क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स with which body is attracted towards center of earth। जिस फोर्स से बॉडी अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होगी। अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में मैंने बोला एक सरफेस पे बॉडी है स्मॉल एम मास की। अर्थ का मास है कैपिटल एम, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ये डिस्टेंस इसको बोल दिया कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसको बोल दिया कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ फोर्स on body by earth वो कितना हो जाएगा, G M M by R square। yes or no? कल शेल थ्योरम के वक्त समझाया था मैंने। अगर कोई बॉडी ऑन द सरफेस होती है तो पूरे की वजह से वेट, पूरे का मास लेना होता है। तो G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रेडियस, उसका स्क्वायर। यहां तक मानते हो, GMM by R square, ये क्या हो गया, फोर्स। और यही फोर्स को हमने क्या बोला, दिस फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, उस फोर्स को नाम देते हैं वेट। तो यानी कि जो वेट होगा बॉडी का, वेट होगा बॉडी का वो हो जाएगा GMM by R square। ये हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। अब आप वेट को क्या लेते हो, वेट ऑफ द बॉडी को आप कंसिडर करते हो mg, याद है। वेट ऑफ बॉडी को आप लेते हो, वेट को लेते हो m इंटू स्मॉल g, ये हो जाएगा GMM by R square। इसमें ये जो स्मॉल g नामक टर्म है ये क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है स्मॉल जी। इस स्मॉल जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन विद विच बॉडी फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ when it is falling freely। आप एक बॉडी को अर्थ की सरफेस पे छोड़ दो तो जिस एक्सेलरेशन से वो गिरेगी, फ्रीली फॉल करेगी, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, mg जो है वो किसके बराबर हुआ, GMM by R square। स्मॉल m कैंसिल हो गया तो आपके पास स्मॉल g की वैल्यू आ गई GM by R square। ये होता है स्मॉल g का एक्सप्रेशन। स्मॉल g के एक्सप्रेशन से मेरा मतलब
ये हो गया स्मॉल जी की वैल्यू। इनकी अगर वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करें, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स, मतलब 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। कैपिटल जी आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, स्मॉल जी आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 10⁻3। इसका स्क्वायर सॉल्व करें, आंसर आएगा 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो गई? 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये टिपिकल वैल्यू है, बट बेसिक फॉर्मूला स्मॉल जी का कितना है? बेसिक फॉर्मूला स्मॉल जी का है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। एक बार दोबारा, जो मास है वो क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर है, कितना सामान है, कितना माल है किसी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। वेट होता है फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब क्योंकि ये फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिट किस में होंगे? न्यूटन में या फिर केजीएफ। ये आपने यूनिट्स पढ़े हैं, न्यूटन पढ़ा है और डाइन पढ़ा है, उसके अलावा केजीएफ और जीएफ पढ़ा है। ये 4 यूनिट्स होते हैं। अभी मैं उनके कन्वर्जन दोबारा लिख देता हूं। ये 4 यूनिट्स होते हैं जिससे आप फोर्स का मेजर करते हो। ज्यादातर यहां पे केजीएफ और जीएफ की फॉर्म में लिखते हो वेट को, ठीक। इसके अलावा मैंने क्या बोला? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वेट। और वेट को हम क्या लिखते हैं? mg। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? रीअरेंज करके कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। कैपिटल जी आपको मालूम है, कैपिटल एम मालूम है, रेडियस मालूम है, सब्सटीट्यूट कीजिए, आंसर आया, ठीक। सो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका एक्सप्रेशन हुआ जी एम बाय आर स्क्वायर। ये हुआ मास ऑफ अर्थ की टर्म्स में। दूसरा एक्सप्रेशन, मास को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हो। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी क्या है? रो। इसमें ये रो मैंने क्या लिखा? इसमें रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो जब ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास स्मॉल जी का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4/3 पाई आर रो जी। सो 2 एक्सप्रेशंस होते हैं स्मॉल जी के, वन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, द अदर वन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। दोनों काम आएंगे अभी थोड़ी देर में, दोनों का अपना अपना यूज है, पर लॉजिकली दोनों ठीक हैं। समझ में आ गया? दोबारा, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी होता क्या है? एक्सेलरेशन विद विच बॉडी फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाय आर स्क्वायर। जी कौन सा? कैपिटल जी। एम कौन सा? मास ऑफ अर्थ। आर कौन सा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर रो इंटू कैपिटल जी। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। इतना लिखिए बेटा पहले, कोई डाउट है तो बोलिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे आते हैं? बड़े ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कह रहा है एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून measures the acceleration due to gravity to be 1.7 meters per second square. He knows that the radius of moon is about 0.27 times that of earth. तो small g at moon हमें दिया हुआ है 1.7
1.7 meters per second square. Radius of moon is about 0.27 times that of earth. Radius of moon is 0.27 times the radius of earth. पहली दो लाइन से दो बातें समझ में आती हैं. आगे क्या बोला? What is the estimate of the ratio of the mass of earth to the mass of moon? Mass of earth divided by mass of moon निकालना है. Acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8. G on earth is 9.8 meters per second square. Simple question. क्या करोगे आप? दोनों के लिए, दोनों प्लैनेट्स के लिए G की वैल्यू निकालोगे और रेशो ले लोगे. अब कैसे? G ऑफ अर्थ कितना है? G ऑफ अर्थ होगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. हां कि ना? GM बाय आर स्क्वायर. G ऑफ मून ये कितना हो जाएगा? कैपिटल G मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. राइट? दोनों का ले लो रेशो. G ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय G ऑफ मून. कैपिटल G कट गया, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. अब रेडियस ऑफ मून आपको कितना दिया हुआ है? 0.27 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. सो G ऑफ अर्थ है 9.8 डिवाइडेड बाय 1.7 इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून है 0.27 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे. मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून कितना आ गया? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून आ गया 9.8 डिवाइडेड बाय 1.7 डिवाइडेड बाय 0.27 इसका स्क्वायर. कैलकुलेशन हो जाएगी. यही समझ में आ गया? इजी लगा? बहुत आसान क्वेश्चंस है, बस ध्यान से डाटा को ठीक से आपको इंटरप्रेट करना और कुछ नहीं है. ठीक है? और देखो, और देखो, अभी टाइम दूंगा लिखने का. और देखो, कह रहा है अ बॉडी वेज 90 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. एक बॉडी है, उसका वेट 90 kg. अब ध्यान से देखना, ये वेट 90 यूनिट्स पे देखो, यूनिट में दिया हुआ है kg, तो वेट हो गया 90 kgf. वेट हो गया 90 kgf, मतलब मास हो गया 90 kg. सिचुएशन समझ में आ गई? यूनिट्स पे ध्यान दो. 90 kgf. आपको एक्सप्रेशन क्या होते हैं? यूनिट कन्वर्जन क्या होती है? 1 kgf कितना होता है? 9.8 न्यूटन. अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, जिस बॉडी का जितना मास होता है उतना ही वेट होता है इन kgf. एक बॉडी 10 किलो की है, उसका मास 10 kg है, तो उसका वेट कितना होगा? 10 kgf. तो kgf में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा आपको kg मास को kgf लिख दो. kgf मतलब kgf में कन्वर्ट हो गया, विच इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक? न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसी अलावा 1 ग्राम फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? 980 टाइम्स. इधर क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं. हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? मार्स पे कितना वजन होगा उसका? मास तो सेम होगा, मास बॉडी का चेंज नहीं होता. मैं अगर इस बॉडी की बात करता हूं, ये 10 ग्राम है. अगर ये अर्थ पे 10 ग्राम है, वेट नहीं मास. इसका मास अगर 10 ग्राम है, मैटर इसमें 10 ग्राम्स का है. चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, इसका मैटर तो 10 ग्राम्स का ही रहेगा. तो इसका मास उतना ही रहेगा. चेंज क्या हो जाएगा? वेट. क्योंकि ग्रेविटी बदल जाती है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी. तो आपको वेट निकालना है और रिजल्ट भी किस में निकालना होगा? kgf में. kgf बोलो या kg वेट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आपको मार्स पे वेट निकालना है. मास है 1/9 और रेडियस है 1/2 दैट ऑफ अर्थ. अब देखो ध्यान से, G एट मार्स कितना हो जाएगा? कैपिटल G मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर. मानते हो बेटा? मार्स पे ये वैल्यू होगी. क्वेश्चन में क्या बोला? मास इज 1/9 द मास ऑफ अर्थ. 1/9 मास ऑफ अर्थ. रेडियस कितना बोला? हाफ दैट ऑफ अर्थ.
हाफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया 4/9 जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, मतलब 4/9 जी ऑफ अर्थ, यही होगा। जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर कितना हो गया, स्मॉल जी एट अर्थ कितना होगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसको क्या डाल दिया, स्मॉल जी की वैल्यू एट अर्थ। अब वेट ऑन मार्स, मार्स पे वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी ऑफ मार्स। मास कितना है बॉडी का, 90 kg। जी ऑफ मार्स कितना है, 4/9 टाइम्स जी ऑफ अर्थ, इतना न्यूटन, मतलब 40 जी ऑफ अर्थ न्यूटन। तो 40 इंटू 9.8 न्यूटन, मतलब 40 केजी वेट। यूनिट कन्वर्जन 40 केजी वेट कैसे लिया मैंने, केजी वेट 1 न्यूटन कितना हो जाता है, 1/9.8 केजी वेट। उल्टा कर दो ना, रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करोगे तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, 40 केजी वेट। तो बॉडी का वजन, बॉडी का मैटर तो उतना ही है जो अर्थ पे था और जो मार्स पे है, 90 किलो। मैटर उतना ही है 90 केजी, बट वजन, वेट चेंज हो गया, बिकॉज वेट इज द फोर्स, इट इज नॉट द मैटर। ये बात समझ में आ गई बेटे सबको। दोबारा समझो एक बार क्वेश्चन को, दोबारा समझो। बॉडी वेज 90 केजी, तो ये आपको मास दे दिया 90 केजी और वेट दे दिया 90 केजी वेट बोल लो या केजीएफ बोल लो, एक ही बात है। आपको बोल रहा है कि मार्स पे उसका वेट कितना होगा, तो पहले मैंने जी निकाल लिया मार्स पे। मार्स की कंडीशंस दी हुई हैं कि मास कितना और रेडियस कितना है। जी निकाला मार्स पे, वेट कितना हो जाएगा, एम जी, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 40 इंटू 9.8 न्यूटन, आंसर आ गया। अब ये इसको केजी वेट में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से डिवाइड, रिजल्ट आ गया 40 केजी वेट। सबको क्लियर है, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस 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 सर। ठीक है, आगे जी, स्मॉल जी में चेंज आता है, मास उतना ही रहेगा बॉडी का। अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे हो, सन पे जाके सड़ जाओ, मास उतना ही रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखो अगला। ये दोनों अगेन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो काइंडली पे अटेंशन। आफ्टर दिस आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले समझो, कह रहे इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, धरती का जो रेडियस है वो 2% उसमें श्रिंकिंग हो गई। अर्थ का जो रेडियस है उसमें 2% का श्रिंक आ गया। मैं पहले एक कर रहा हूं और दो मेथड से करके दिखाऊंगा। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, what will be the percentage change in the acceleration due to gravity? सामने देखो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, ध्यान देंगे, ध्यान देना। रेडियस 2% चेंज हुआ, पहला मेथड, मेथड 1। ओल्ड वैल्यूज जब चेंज नहीं था तो स्मॉल जी कितना होगा, जी एम बाय रेडियस का स्क्वायर। इसमें एम है मास ऑफ अर्थ और आर है रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यही होता है। उसके बाद न्यू वैल्यूज। अब आपने क्या किया, अब आपने रेडियस बदल दिया, श्रिंक्स बाय 2%। न्यू रेडियस कितना होगा, ओरिजिनल रेडियस माइनस 2%, कितना हो गया, 0.98 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस। मानते हो बेटा यहां तक? 2% का कम हो गया, तो पहले जो रेडियस था उसमें से 2% रेडियस को मैंने क्या किया, कम कर दिया। तो कितना बच गया, 0.98 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस। मास कितना है, सेम है, नो चेंज। तो अब स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, जी एम
बाय 0.98 आर इसका होल स्क्वायर। हाँ कि ना? इधर तक किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा? ऑनलाइन किसी भी बच्चे को इधर तक डाउट है बेटे? समझ में आ गया ना? अब आगे ध्यान दो। GM 1/0.98 का स्क्वायर इंटू GM/r²। तो G डैश कितना हुआ? 1/0.98 का स्क्वायर इंटू स्मॉल जी। रख लो संभाल के। इस स्टेप तक किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज बोलो। GM/r² को मैंने क्या डाल दिया? स्मॉल जी डाल दिया ओल्ड वैल्यू से। आपको क्या निकालना है? आप चेक करो। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। जी में कितना चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होता है परसेंटेज चेंज का मतलब। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। यस और नो? यही होता है परसेंटेज चेंज का मतलब, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आप इसको G डैश बाई G -1 इंटू 100 लिख सकते हैं? अलग अलग करके G डैश बाई G की वैल्यू डाल दीजिए। 1/0.98 का स्क्वायर -1 इंटू 100। सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 0.98 का स्क्वायर अपॉन 0.98 का स्क्वायर इंटू 100। न्यूमरेटर में लगाइए a² माइनस b²। a² - b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। 0.02 1.98 अपॉन 0.98 का स्क्वायर इंटू 100। अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 4% के आसपास। अप्रोक्सीमेट आंसर 4% के आसपास आ जाएगा। 4.02 के आसपास आएगा वैसे। ठीक है। इसका दूसरा मेथड जो मुझे ज्यादा पसंद है, जब भी परसेंटेज चेंज कम हो तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। ये कम परसेंटेज चेंज है, आप डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 होगा, स्मॉल जी की वैल्यू है GM/r²। डिफरेंशिएशन के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है। जब भी आप डिफरेंशिएशन यूज करें, जिसका परसेंटेज चेंज गिवन है और जिसका परसेंटेज चेंज निकालना है, सिर्फ वो दो वेरिएबल होने चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। अब इधर नोटिस करो, स्मॉल जी का परसेंटेज चेंज निकालना है, आर का परसेंटेज चेंज गिवन है, सिर्फ ये दो वेरिएबल्स हैं, बाकी सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, dg/dr, ये कांस्टेंट है g और m। 1/r² का डेरिवेटिव होता है -2/r। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? d/dx ऑफ x⁴n। फॉर्मूला होता है n x⁴n -1, सॉरी 2/r³। सो 1/d/dr ऑफ r, 1/r² का मतलब क्या हुआ? d/dr ऑफ r⁴ फॉर्मूला n r⁴n -1 रिजल्ट -2/r³। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dg आपके पास आया -2gm/r³ dr। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। dg/g, gm और r² कट गया, -dr/r बचेगा। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई,
ये कितना दिया हुआ है 2%, ये आपको निकालना है, माइनस ऑफ -2, दैट इज, एक 2 मिस कर गया मैं, सॉरी, डिवाइड किया मैंने, 2 को मिस कर दिया यहां पे, ये ट्वाइस था, तो ट्वाइस आंसर आ गया 4% इंक्रीज, क्योंकि आपको dr/r इंटू 100 कितना दिया हुआ है, -2%। रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो dr/r इंटू 100 आपको कितना दिया है, -2, dr/r इंटू 100 आपको कितना दिया है, -2, और -2 ऑलरेडी बाहर था, तो -2 इंटू -2 रिजल्ट कितना हो गया, +4%। तो कैपिटल आर को आपने 2% कम किया, तो स्मॉल जी की वैल्यू 4% बढ़ गई। क्या ये समझ में आया? डिफरेंशिएशन वाला क्लियर है? दोबारा सुनो, डिफरेंशिएशन तब लगती है जिसका परसेंटेज चेंज गिवन है और जिसका परसेंटेज चेंज निकालना है, उनका रिलेशन होना चाहिए, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो क्या किया मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। dg/dr कितना हुआ, gm इंटू -2/r³। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, dg/g इज इक्वल टू -2 ऑफ dr/r बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है परसेंटेज चेंज, dr/r इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ये दिया है -2%, dg/g इंटू 100 सॉल्व करके आ गया +4, मतलब आंसर हुआ 4% का इंक्रीज। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है बेटा? यस सर। सब बच्चों को ठीक है, बाकी लिख के करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर। एक और देखो, एक और देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है एक मैन है, अ मैन कैन जंप 1.5 meters हाई ऑन अर्थ, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन अ प्लैनेट whose density is 1/4 that of earth। मतलब अब आपको जो स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, वो किसकी टर्म्स में यूज करोगे, डेंसिटी की टर्म्स में, क्योंकि अब आपको रिलेशन किसका दिया है, डेंसिटी का रिलेशन दिया। सो पहले ओरिजिनल जी की वैल्यू कितनी है, जी का एक्सप्रेशन कितना था, 4/3 पाई आर रो जी, ये अर्थ पे है। आपको उस प्लैनेट पे कितना दिया हुआ है, 4/3 पाई आर रो की जगह 1/4 दैट ऑफ अर्थ, रेडियस 1/3, रेडियस भी 1/3 है, रेडियस है 1/3, डेंसिटी है 1/4 इंटू जी। मानते हो बेटा? कितना है ये आ गया 1/12 इंटू 4/3 पाई आर रो जी, मतलब 1/12 ऑफ जी ऑफ अर्थ। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, अब वो क्वेश्चन समझो, जी की वैल्यू कम है, आप पहले लॉजिकली बताओ, मैं यहां पे खड़ा हूं अर्थ पे, मैं जंप करता हूं ऊपर, 1.5 मीटर हाइट तक मैं जंप कर पाता हूं। अगर मैं जी को कम कर दूं तो सेम एफर्ट से मैं जंप करूंगा तो ज्यादा हाइट अटेन करूंगा या कम हाइट अटेन करूंगा? अगर अर्थ पे ग्रेविटी कम हो जाए तो मेरी हाइट जो मैं अटेन करूंगा वो ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हाइट होगी। क्यों? क्योंकि मैं सेम एफर्ट लगा रहा हूं। एफर्ट दोनों केसेस में क्या रहेगा? सेम। तो आप बोलोगे वर्क डन ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अर्थ। प्लैनेट पे वर्क डन कितना हुआ? m g h। अर्थ पे कितना हुआ? m g ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ अर्थ, हाइट एट अर्थ, mm कट गया। g ऑफ प्लैनेट कितना दिया हुआ है? 1/12 g ऑफ अर्थ इंटू हाइट एट प्लैनेट हमें निकालना है। g ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? g ऑफ अर्थ रहने दो, हाइट कितना दिया है? 1.5 मीटर। g ऑफ अर्थ, g एट अर्थ कट गया, क्या बचा? हाइट एट प्लैनेट इज 12 टाइम्स 1.5, आंसर कितना आया? 18 मीटर। तो मैं अगर प्लैनेट पे
अर्थ पे 1.5 मीटर की जंप लगाता हूं तो प्लैनेट पे मैं कितनी लगा सकता हूं? 18 मीटर की हाइट, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। समझ में आ गया? क्यों सेम किया? क्या सेम किया मैंने सेम किया वर्क डन। एफर्ट मैं उतना ही लगाऊंगा, सेम एफर्ट पे मैं अर्थ पे 1.5 मीटर जंप कर पा रहा हूं, तो दूसरे प्लैनेट पे कितना जंप कर पाऊंगा? 1.5 से ज्यादा, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी कम है। अगर वहां ग्रेविटी ज्यादा हो तो मैं क्या होगा? वहां ग्रेविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो हाइट कम हो जाएगी। वहां पे ग्रेविटी क्या है इस क्वेश्चन में? कम है। सबको क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? ये जो लास्ट दो क्वेश्चंस किए ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ये एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। नाउ प्लीज कॉपी का काम घर पे कर लेना, पहले आगे समझ लो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसी कैसी वेरिएशंस होती हैं? इसमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड। इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे अगर कोई बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना हुआ? कैपिटल आर हुआ। सो अगर मैं बोलता हूं एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल जी कितना होगा? GM/r स्क्वायर। मानते हो? अब अगर मैं हाइट पे उठ गया, h हाइट पे चला गया, सो एट हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल जी कितना हो जाएगा? GM/r प्लस h का होल स्क्वायर। मानते हो बेटा? ऑनलाइन सब मानते हो? दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में? मैंने क्या बोला? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? GM/r स्क्वायर। अगर हम h हाइट पे चले गए तो कितना हो जाएगा? GM/r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां तक नो प्रॉब्लम? ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो और एक जरा मेरे को सिंपल देख के, इस डायग्राम को देख के ये बताओ कि स्मॉल जी बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जी डैश जो होगा वो जी से क्या होगा? कम हो जाएगा। अब अगर मैं मैथमेटिकली निकालना चाहूं, डिवाइड करो, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। डिवाइड करो, जी डैश बाई जी कितना हुआ? GM/r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GM/r स्क्वायर। GM कट गया, जी डैश बाई जी का एक्सप्रेशन आया r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हुआ जो मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? जी डैश बाई जी इसको r प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख की पावर -2 लिख सकता हूं। उल्टा कर दूं तो जी डैश बाई जी क्या था? r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर रिवर्स कर दूं तो पावर क्या बन जाएगी? -2। आप लिख सकते हो जी डैश बाई जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब लगाएं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन। अप्लाइंग
बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स। ये कब होता है? अगर x बहुत छोटा हो 1 से। मतलब अगर h बहुत छोटा होगा r से तो h बाय r बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा g डैश बाई जी इज 1 माइनस 2h बाय r। पावर n जो है वो जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। पावर कितनी है? -2, वो जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r इंटू स्मॉल g। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पहले फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। कोई भी एक्सप्रेशन लगाओ, कैसा भी हाइट हो, हर जगह एप्लीकेबल होगा। बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ h इज मच स्मॉल देन r। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं एक बॉडी 100 किलोमीटर की हाइट पे है, वो भी बहुत बड़ी हाइट हो गई, पर वो h बाय आर अभी भी छोटा है, तो ये चलेगा। h बाय आर जब तक छोटा होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, तब तक ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब 200-300 किलोमीटर तक आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जहां हाइट 200-300 किलोमीटर से ज्यादा होगी, तब आपको ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। हाइट हो गई सपोज 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, तब आप ये एक्सप्रेशन लगाओगे। हाइट कम है मतलब मैक्सिमम 200, 250, 300 किलोमीटर तक, तब आप ये एक्सप्रेशन लगाओगे। मतलब ये सिर्फ तब तक लगाओगे जब तक h जो होगा वो बहुत, h बाय आर जो होगा ये तब लगाओगे जब तक h बाय आर जो होगा वो 1 से छोटा होगा, काफी छोटा होगा। h बाय आर 1 से छोटा होगा। मतलब थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक अगर h बाय आर जा रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। अगर ज्यादा उससे कम आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। मैथमेटिकली समझ में आ गए दोनों चीजें? ऑनलाइन मैथमेटिकली सबको क्लियर है? दोबारा एक बार सारा दोबारा देखो। मैंने क्या बोला? सरफेस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू है gm बाय आर स्क्वायर। सरफेस ऑफ अर्थ पे आप हाइट पे चले गए, g की वैल्यू हो गई gm बाय आर प्लस h का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, g डैश बाई जी मेरे पास कितना आया? डिवाइड करके r अपॉन आर प्लस h का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा, अगर इसको उल्टा कर दें, r प्लस एच अपॉन आर, पावर क्या हो गई? -2। फॉर्मूला लगाएं, 1 प्लस एच बाय आर, पावर हो गई -2। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं ओनली तब जब आगे वाली टर्म छोटी है, तो 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक, इसको एक और चीज इससे निकाल सकते हैं, इसमें हम परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ कि ना? अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूं, ये हो जाएगा g डैश बाई जी -1 इंटू 100। g डैश बाई जी, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन निकाला, g डैश बाई जी का एक्सप्रेशन 1 माइनस 2h बाई आर, -1 इंटू 100, 1 से 1 कट गया, रिजल्ट आया -2h बाई आर इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। किसके साथ है ये सारे खेल? हाइट के साथ। दूसरा इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अभी आप गए ऊंचाइयों पे, अब आप जाएंगे गहराइयों में। ये हमारी अर्थ है, जान के बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, गहराई में जाना है। ये हमारी अर्थ है। आप अब सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं पहले, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। जब आप डेप्थ पे चले गए, आप इस पॉइंट पे आ गए डी डेप्थ पे, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस डी। हाँ कि ना?
अब ग्रेविटी क्या पूरी अर्थ की वजह से लगेगी? नहीं। लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? शेल थ्योरम। जब आप अंदर चले जाते हैं तो ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। याद है? आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी वो सिर्फ किसकी वजह से लगेगी? वो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर जितना मास है सिर्फ उसकी वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। ये बात याद है बेटा? कल बताई थी शेल थ्योरम में। अब यानी कि मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब यहां पे हम मास वाला एक्सप्रेशन यूज ही नहीं करेंगे। यहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? एट सरफेस अगर हम बात करें, एट सरफेस अगर हम बात करेंगे तो जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर थी, जिसको हमने सॉल्व करके लिखा 4/3 पाई आर रो जी। एट डेप्थ बात अगर करेंगे, एट डेप्थ अगर बात करेंगे तो जी की वैल्यू हुई जी नया मास डिवाइडेड बाय नया रेडियस का स्क्वायर। हां कि ना? मास बदल गया। अब मास कौन सा है? एम डैश, जो ये अंदर वाला मास है। इसको अगर सॉल्व करते हैं, जी मास की वैल्यू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय आर की जगह आया आर माइनस डी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, आपके पास आया जी डैश बाय जी, जी डैश डिवाइडेड बाय जी। 4/3 कट गया, पाई कट गया, रो कट गया, जी कट गया, बचा आर माइनस डी बाय आर, मतलब 1 माइनस डी बाय आर। तो जी डैश की वैल्यू हुई 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। 1 माइनस समथिंग, इसका मतलब इस केस में भी जी डैश जी से छोटा है। तो आप सरफेस से जब हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। सरफेस से डेप्थ पे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जी की वैल्यू पहले कम क्यों हो रही है? क्योंकि आर इंक्रीज हो रहा है। अब कम क्यों हो रही है? आर तो कम हो रहा है, बट मास भी कम हो रहा है। तो मास के कम होने की वजह से ग्रेविटी घट रही है। तो मैक्सिमम जी की वैल्यू कहां होती है? ऑन द सरफेस। If you go at height above the surface, small g decreases. If you go below the surface, again small g decreases. ये बात समझ में आ गई मैथमेटिकली सबको? इसमें अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकाला। चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करके जी डैश बाय जी -1 इंटू 100, जी डैश बाय जी की वैल्यू डालें माइनस डी बाय आर इंटू 100 आ जाएगा। माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है जी की वैल्यू। सो पहला इफेक्ट ऑफ हाइट, ऊंचा जाएं जी की वैल्यू घट जाएगी, नीचे जाएं डेप्थ पे जाएं जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ शेप। इसमें मैथमेटिकल नहीं है, इसमें मैथमेटिकल नहीं है। इफेक्ट ऑफ शेप, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होती, परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। अर्थ थोड़ा सा फ्लैटेंड फ्रॉम द मिडल होता है, थोड़ा सा फ्लैटेंड फ्रॉम द मिडल होता है। जो धरती है वो बीच में से थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड होने का मतलब कि ये है रेडियस एट इक्वेटर, ये है रेडियस एट पोल्स। तो रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। मतलब जी एट इक्वेटर, जी क्या होता है? जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
सो G एट इक्वेटर इज लेस देन G एट पोल्स। तो पोल्स पे G की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे G की वैल्यू कम होती है। दैट इज ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? दोबारा बोल बेटे। हाँ, फ्लैट होती है इसीलिए ऐसा होता है, बीच में से थोड़ी चौड़ी और टॉप से थोड़ी छोटी, फ्लैट नहीं होती। 10.1 के आसपास होती है पोल्स पे, और सरफेस ऑफ अर्थ इक्वेटर पे ये अराउंड 9.6 9.7 के आसपास होती है। ठीक है, इसीलिए हम एवरेज वैल्यू लेते हैं 9.8। हर जगह 9.8 नहीं होती, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, सो ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। थोड़ा इरेगुलर शेप है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, लास्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये कोर्स में नहीं है, पर ये पता होना चाहिए, आगे जाके काम आएगा। अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ के रोटेटरी इफेक्ट की वजह से स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे? ध्यान दो, ये हमारी धरती माता है। फिर से अर्थ में ये उसकी एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, ये इक्वेटर। ठीक, जब मान लिया कि आप इस पॉइंट पे सरफेस ऑफ अर्थ पे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रही है। जब ये अर्थ रोटेट करेगी तो आपका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा सरफेस पे, हाँ कि ना? होगा ना ये सर्कुलर पाथ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। मान लिया आप लैम्डा एंगल पे, उसको लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ या इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंगल आपका मान लिया लैम्डा, लैम्डा लैटिट्यूड एंगल पे हो आप। ये हो गया रेडियस जो आपका है। फोर्सेस कौन? ये स्मॉल आर। सो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये हुआ कॉस लैम्डा। तो जिस सर्कुलर पाथ पे आप होगे उसका रेडियस कितना हो गया? आर कॉस लैम्डा। अब आप पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? जब अर्थ रोटेट करती है तो आप पे फोर्सेस लगेंगी। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन जब होती है तो बाहर की तरफ क्या लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक आपका वेट लगेगा नीचे की तरफ, mg। वेट क्या होता है? फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आपका वेट लगेगा mg। यहां पे कंपोनेंट्स बनाओ, ये एंगल लैम्डा, तो ये एंगल लैम्डा। FCF के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया ऊपर की तरफ FCF कॉस लैम्डा, एक हो गया इस तरफ FCF साइन लैम्डा। यस और नो? मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि जो आपका वेट है वो वेट सेंटर की तरफ होता है। दिस, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपके वजन को कौन अपोज कर रहा है? FCF कॉस लैम्डा अपोज कर रहा है। FCF आपका वेट नीचे लग रहा है और ऊपर की तरफ वेट को अपोज करने वाला कौन है? FCF कॉस लैम्डा। मतलब जो आपका इफेक्टिव वेट हो जाएगा, इफेक्टिव वेट होगा वो होगा mg माइनस FCF कॉस लैम्डा। एक्चुअल वेट में से FCF कॉस लैम्डा सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है? m r ओमेगा स्क्वायर होती है कि नहीं होती? r की वैल्यू कितनी है? r cos लैम्डा। सो m
आर कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो। इफेक्टिव वेट हुआ mg डैश, एक्चुअल वेट हुआ mg, एफसीएफ की वैल्यू m आर कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस लैम्डा। mm कैंसिल हो गया, g डैश की वैल्यू आई g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अगेन इसकी वजह से भी ग्रेविटी कम होती है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे लैम्डा हो गया 0 डिग्री, तो g डैश हो जाएगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और पोल्स पे क्या होगा? पोल्स पे लैम्डा हो गया 90 डिग्री, तो g डैश किसके बराबर होगा? g के। मतलब पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी ऑन द सरफेस कहां पे होगी? पोल्स पे। सबसे कम ग्रेविटी ऑन द सरफेस कहां पे होगी? इक्वेटर पे। इसके दो रीजंस पॉसिबल हैं, एक रोटेशनल इफेक्ट और दूसरा फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ। दोनों की वजह से पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। सरफेस ऑफ अर्थ से आप जितना ऊपर जाएंगे जी उतना कम होता जाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ के जितना अंदर जाएंगे जी उतना कम होता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें ध्यान रखने हैं। सो इफेक्ट ऑफ हाइट क्या है? जी कम होगा। इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या है? जी कम होगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या है? जी उससे कम हो जाएगा। और फ्लैटनिंग की वजह से पोल्स पे मैक्सिमम और इक्वेटर पे मिनिमम। इसका एक और एग्जांपल आप सोचो कि एक वो रसगुल्ला है, उसको अर्थ सोचो, उसमें चाशनी भरी हुई है, रखा आपने उस पे प्लेट पे और गोल घुमा दिया। गोल घुमाओगे तो सबसे ज्यादा कहां से उड़ेगा वो चाशनी? बिल्कुल इक्वेटर से उड़ेगी ना। तो सेंट्रीफ्यूगल का मैक्सिमम इफेक्ट कहां पे होगा? बाहर की तरफ, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे वेट मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स है उसको सबसे ज्यादा ऑपोजिशन मिलती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक, तो आज का काम क्या है? सारा रिवाइज करना है, कोई होमवर्क नहीं है। कल अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सारी चीजें एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। कल इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।